हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्नडिप में स्वागत है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नए चैप्टर के साथ स्टडी करेंगे। तो देखा जाए यह कॉन्स्टिट्यूशन के नया चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह इस प्रकार से चार्ट तैयार किया गया है जहाँ पे आपको लो लेवल से हाई लेवल तक जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम हो, उन सभी में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह है संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। इसमें उसको रखा गया है भाग 4 में। देखा जाए प्रारंभ में जो संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे BN राव, उनके द्वारा क्या किया गया था, 2 प्रकार के मौलिक अधिकार रखने का प्रस्ताव आया था कि 2 प्रकार से मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक मौलिक अधिकार वैसा होना चाहिए जो तुरंत लागू हो, और दूसरा राज्य के अनुसार, सरकार के अनुसार धीरे धीरे उसकी सामर्थ्यता के अनुसार लागू हो। तो इनके द्वारा जो ये प्रावधान किया गया, प्रस्ताव लाया गया, उसे 2 प्रकार के तो जो बोला गया था, तो संविधान में जो मौलिक अधिकार आया वह 1 और 2 के नाम से नहीं जाना गया। आप लोग इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे कि जो एक आया था मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में जिस पे पढ़ने था, जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार था उससे संबंधित प्रस्तावना में संविधान में शामिल किया गया। और दूसरा है जो क्या मौलिक अधिकार 2 के नाम से नहीं जाना गया, वही जाना गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना गया। जो क्या है, कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो या सरकार हो, वह अपनी सामर्थ्यता के अनुसार धीरे धीरे वो वहां के नागरिकों को प्रोवाइड करवाए, वो किया गया। तो सबसे पहले जो है यह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो यह आयरलैंड से लिया गया। तो ध्यान में रखेंगे जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से लिया गया, वह आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद देखा जाए जो संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था कि कहने का मतलब जब उस समय जब संविधान बन रहा था तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व थे, जो इसमें विषयों को रखा गया था, उस समय प्रोवाइड करना या देना मतलब सामर्थ्य नहीं था। यह क्या किया गया, यह राज्यों पर और सरकार पर छोड़ दिया गया कि जिस तरह से सरकार के अंदर धीरे धीरे सामर्थ्य आएगी वह क्या करेगी, इन सभी को लागू करेगी। और जिसका निर्णय यह क्या किया गया, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इस पर आप संविधान में क्या कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के विरुद्ध आप संविधान में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसके विरुद्ध आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसका निर्णय लेने के लिए क्या किस पर छोड़ दिया गया, जनता पे ही छोड़ दिया गया। वह अपना इन सभी का जवाब किसके अनुसार देंगे, वोटिंग करके, मत के अनुसार। अगर राज्य इन सभी सुविधाओं को देने में सक्षम हो रही है वहां की सरकार, तो उसका बहुमत आएगा। अगर इसमें कमी हो रहेगी तो इसका फैसला जनता स्वयं करेगी। यानी इसके जो निर्णय का आधार है वह जनता पे ही छोड़ दिया गया था। तो खासकर देखा जाए इसमें जो आधारित है राज्य का नीति निर्देशक, तो वो 2 आधार पर आधारित है। पहला जो इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है उनको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उद्देश्य है पहला कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी लोगों का अधिक से अधिक हित हो उसे देखना कि इसमें क्या हो, लोगों का अधिक कल्याणकारी राज्य हो, सरकार उसके लिए उत्तरदायी हो। और दूसरा आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या करना, पहला लोक कल्याणकारी राज्य बनाना और दूसरा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग थोड़ा और जानेंगे
कि खासकर जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व थे इनमें किसे शामिल किया गया था, किन के विचारों को रखा गया था, किन से ये लिया गया था। तो देखा जाए यह जो इसमें शामिल किया गया विचारों को वह खासकर गांधीवादी विचारों पर आधारित था। कौन सा विचार था? गांधीवादी विचार। और दूसरा था समाजवादी विचार। जो हम लोग कहाँ पढ़े थे समाजवादी विचार? जब हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे, उद्देशिका पढ़े थे, उसमें से हम लोगों ने जाना था कि क्या होना चाहिए? समाजवादी होना चाहिए, यानी लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक अधिकार होना चाहिए, यानी सभी को समान अवसर, समाज में हर तरह के लोगों का। पहला गांधीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा उदारवादी। तो वादी का मतलब होता है विचार, यानी इस प्रकार के इनमें क्या किया गया? इसके विचारों को खासकर इसमें शामिल किया गया, इनके विचारों को इसमें लाया गया। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो इनमें शामिल किए गए अनुच्छेद 36 से 51, उसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोगों एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हम लोगों ने जाना कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार है जो जनता को, नागरिकों को दिया गया कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसके विरुद्ध जनता न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकती है। लेकिन जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया, जो इसका विचार लाया गया, इसमें इसे जनता पे छोड़ दिया गया, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी इसके विरुद्ध आप न्यायालय में खड़ा नहीं हो सकते, नहीं बोल सकते। यह इसका जवाब आप किसके अनुसार दे सकते हैं? अपना सरकार को चुनकर। अगर सरकार आपको ये सब प्रोवाइड करवा रही है, जनता को वो सभी चीज मिल रही है, तो उसका सरकार रहेगा, नहीं तो फिर उसे डिसीजन लेने का अधिकार जनता पे छोड़ दिया गया, यानी इसका निर्णय जनता लेगी। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें रखा गया, नीति निर्देशक तत्व में किन पर बात किया गया, उसको देखेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा, यानी राज्य के बारे में बोला गया है कि राज्य में किस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए, उस पर बात किया गया है अनुच्छेद 36 में। और उसके बाद देखा जाए अनुच्छेद 37 में, इसमें क्या किया गया? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि हम लोग अभी चर्चा किए कि इसे क्या किया जा सकता है? न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसे सरकार, राज्य यानी सरकार को लागू करने का प्रावधान है। वह अपनी सामर्थ्यता के अनुसार लागू कर सकती है या फिर धीरे धीरे जैसे वो सामर्थ्य होगी इस चीज को वह क्या करेगी? प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी। तो देखा जाए 36 में हम लोगों ने देखा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो 37 में देखा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। तो आप इस दोनों को क्या करेंगे? एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 38, ये क्या है? ये थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या क्या गया है इसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, न्याय की बात की गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्लास, यानी जब प्रस्तावना का क्लास हम लोग किए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उसका उद्देश्य था उसमें भी क्या किया गया था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। तो यह इस प्रकार की बात यहाँ भी किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यानी समाज में, यानी लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक स्तर को बनाए रखना, समाज में भेदभाव को कम करना, सभी को समान अवसर देना, तो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है? संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण के मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे संसाधनों का एक जगह संकेंद्रण हो जाए, ताकि अमीर अमीर हो जाए और गरीब गरीब रह जाए। इसमें कहा गया है कि संसाधनों को उचित वितरण होना चाहिए, हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि संसाधन एक जगह संकेंद्रण ना हो। इस पे बात किया गया। और उसी में क्या किया गया? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। इसमें स्त्री और महिला को भी समानता की बात की गई है, तथा सामान्य कार्य के लिए इसमें समान वेतन की भी बात की गई है। कभी कभी जब प्रश्न होता है तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का प्रावधान है, तो वह अनुच्छेद 39 है। उसके बाद क्या है? 39 के क, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। यानी कहने का मतलब है कि समान अवसर, जो हर किसी को समान अवसर के आधार पर क्या करना? न्याय को देना।
ताकि वो किसी भी कैटेगरी का हो उसको क्या करना, जब अवसर सभी को समान देना, ऐसा नहीं कि जो अमीर है तो उसके लिए अलग न्याय हो, गरीब हो उसके लिए नहीं, सभी को क्या करना, समान न्याय का अधिकार देना। यह क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया, अनुच्छेद 39 के क। इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 39 के क में क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो इस प्रकार से दो और इस तीन को आप क्या करेंगे, एक साथ याद रखेंगे। कौन कौन, 38, 39 और 39 के क। उसके बाद आता है अनुच्छेद 40 जो सबसे अलग है, इसे आप अलग से याद करेंगे। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत। इसमें पंचायत का बात किया गया है, यानी किस में, पंचायत, ग्राम स्तर पर। यह राज्य को क्या किया गया, स्टार्ट में इसे शामिल करने के लिए उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, पंचायत को ला सकती है, अन्यथा नहीं ला सकती है, वह उस पर डिपेंड करता है। तो क्या किया गया, अनुच्छेद 40 में पंचायत, जो हम लोग इससे पहले जो हुआ था, हम लोग अनुसूची पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस पंचायत की बात क्या होती है, 73वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 1993 ईस्वी में होता है। उसमें क्या किया गया, पंचायती राज्य को, पंचायती व्यवस्था को शामिल किया गया था, जिसमें 29 राज्य भी थे। तो ध्यान में रखेंगे, इस अनुच्छेद 40 को आप अलग से याद करिए। अनुच्छेद 40 में पंचायत की व्यवस्था ग्राम स्तर पर। उसके बाद अनुच्छेद 41 आता है, अभी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहले हम लोग पढ़े उसे थोड़ा रिकॉल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे पूरा रटने का कोशिश नहीं करिए, रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। यानी आप एक तरह से एक दूसरे को कंटेंट को जोड़ कर याद रखिए, तब आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। देखिए यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं कि हम ये सब जानते हैं। पढ़ने का मतलब हुआ, समझने का मतलब हुआ कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में इससे प्रश्न बनना चाहिए और एक भी प्रश्न इससे छूटना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या करिए, खंड बनाकर याद करिए, यानी आप तोड़ तोड़ कर याद करिए। आप पूरा याद करेंगे तो भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसे आप खंड बनाकर याद करिए। हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करा देंगे, बिल्कुल समझ में भी आएगा, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। तो पहला हम लोग दो बताएं, अनुच्छेद 36 और 37 को एक साथ रखेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा की बात की गई है और अनुच्छेद 37 में है जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इस पर बात की गई है। जो हम स्टार्टिंग से इस पर बात बोल रहे हैं कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद 38, 39 और 39 के ये तीनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। 37 में क्या बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो हम लोग प्रस्तावना में भी पढ़े थे। उसके उद्देश्य में वो भी, उसका भी उद्देश्य इसी प्रकार का किया गया था कि उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। और अनुच्छेद 39 में क्या किया गया है, संसाधनों का उचित वितरण, यानी संसाधन का क्या होना चाहिए, एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए जिससे अमीर अमीर और गरीब गरीब हो जाए। उसका समान और उचित वितरण होना चाहिए तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भी होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा 39 के क में हम लोगों ने क्या देखा, समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय देना, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया। उसके बाद हो गया 37, 38, 39 और 39 के क। 37 तो ऊपर ही था, 38, 39 और 39 के क। तो उसके बाद क्या है 40, अनुच्छेद 40 को क्या करेंगे, अलग से याद रखेंगे। उसमें पंचायत की बात की गई है ग्रामीण स्तर पर, जिसका हम लोगों ने अनुसूची किसमें देखा था, 11वां अनुसूची में था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में देखा। उसके बाद अनुच्छेद 40 में हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 40 में है कि कुछ दशा में काम मिलने का प्रावधान किया गया है। यानी कुछ दशा में, कौन कौन सा दशा, जैसे बुढ़ापा, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी दशाओं में काम मिलने का प्रावधान ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, इसमें रखा गया है। उसके बाद क्या है, वह काम 42 में क्या है कि कार्य, अगर कार्य मिलेगा तो वह कार्यस्थल कैसा होना चाहिए, तो कार्य न्याय संगत होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वह ऐसा जगह काम मिले जहां पर मानवीय दशा सही हो, यानी मानवीय दशा भी होना चाहिए जहां मानव काम कर सके। तो ये अनुच्छेद 42 में है। और अनुच्छेद 43 में क्या है कि ऐसा आपको
काम इतना मिलना चाहिए कि ताकि आपका निर्वाह मजदूरी यानी जीवन यापन, आपका जीवन कट सके, इस प्रकार से आपको मजदूरी उतना मिलना चाहिए। तो निर्वाह जीवन, उसके बाद अगर सरकार ये सब कराने में प्रोवाइड नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है, तो कम से कम वो क्या कर सके, कुटीर उद्योग को भी ला सके। यानी आप चटाई वगैरह घर में जो भी है कुटीर उद्योग, उसको आप कर सकते हो। तो इससे कभी कभी प्रश्न, देखिए कुटीर उद्योग हम इसलिए लिए क्योंकि प्रश्न कभी कभी इससे भी पूछ दिया जाता है कि कुटीर उद्योग को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 41, 42 और 43 को एक साथ याद रखेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या था, अनुच्छेद 41 में था कि कुछ दशा में क्या होना चाहिए, काम मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कौन कौन, गरीबी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, इन सभी दिशाओं में काम मिलने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में। और 40 में क्या किया गया है, सॉरी 41 में था और 42 में क्या किया गया है, 42 में किया गया है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा वहां पे होना चाहिए। और तीसरा में जब कार्य मिलेगा, न्याय संगत होगा, तो फिर क्या होगा, निर्वाह मजदूरी यानी जो उसका मजदूरी होना चाहिए, जीवन यापन यानी जिंदगी जीने के लिए वह पर्याप्त होना चाहिए ताकि उसका जीवन कट सके। तो निर्वाह मजदूरी होना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं कराती है सरकार तो कुटीर उद्योग उसको वहां पर होना चाहिए। तो ये तीन को एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 44 को अलग से याद रखेंगे। देखिए 44 सबसे हल्का है और आसानी से याद हो जाएगा। 44 4 यानी 4 इधर से और 4 इधर से, तो 4 हो गया। तो 4 का मतलब हो गया समान, इधर से भी 4 और इधर से भी 4, यानी समान नागरिक संहिता। ये समान नागरिक संहिता क्या है, यानी नागरिकों को समान संहिता देना। जिस प्रकार से दो प्रकार के हैं, एक सामाजिक और एक नागरिक। तो सामाजिक स्तर पर जो भी आते हैं मुकदमा, क्रिमिनल हो गया और ये विदेशी संबंधी, दीवानी संबंधी, ये सब भी आता है सामाजिक स्तर पर। और जो नागरिक स्तर पर आता है वह विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना, संपत्ति को देना, तो ये सभी जो मामले आते हैं वह नागरिक स्तर पर यानी व्यक्तिगत नागरिक पे आता है। तो जिस प्रकार से हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन सभी नागरिकों को क्या किया गया, समान नागरिक संहिता करने की बात की गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 44 यानी 4 समान है दोनों तरह से, तो क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, इस पे बात की गई है। तो अनुच्छेद 44 को आप एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा। तो यह जो अनुच्छेद 45 था, इसमें पहले 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के लिए शिक्षा और अनिवार्यता की बात की गई थी। लेकिन इसे क्या कर दिया गया, जब हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार, उसमें पढ़े थे कि अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए क्या किया गया था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और अनिवार्य शिक्षा की, तो इसे हटाकर वहां कर दिया गया। तो जो अनुच्छेद 45 का था यह जगह खाली था, क्योंकि जो इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए शिक्षा था उसे 21 के ए में कर दिया गया था मौलिक अधिकार में। जब यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसके जगह पर उसी 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसमें क्या कर दिया गया, लाया गया 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा करने का इसमें प्रावधान दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे 45 में था जो पहले हटकर कहां चल गया, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में, और उसके जगह पर 6 वर्ष से कम आयु के लिए। तो इससे प्रश्न तीनों में पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निषेध तत्व। तो कभी भी अगर 6 से 14 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही उसे क्या किया गया, हटाकर एक जगह से दूसरे जगह करके फिर लाया गया। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 45 इसमें क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और 47 में इधर जब 6 वर्ष से कम आयु है फिर क्या हो गया, फिर जनजाति का बात होगा। तो इसमें क्या गया, अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो 45 में क्या था, अनुच्छेद 45 में हम लोगों ने देखा कि 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा की व्यवस्था, और अनुच्छेद 45 के बाद अनुच्छेद 46 में हम लोगों ने देखा अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा, आर्थिक हितों और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, आप एक साथ याद रखेंगे 45-46। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के लिए, फिर उसके बाद क्या है, अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक हितों की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 47। अब 47 में क्या क्या गया है, इसमें क्या गया, मद्य निषेध, यानी राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह क्या कर सकता है, मद्य निषेध माने जो भी नशीले चीज है उस पर रोक लगा सकती है। बहुत सारे राज्य सरकार ने इस पर कठोर कदम उठाए हैं, इस निर्णय को लिया है, यहाँ तक कि बिहार भी इस कठोर निर्णय को लेने में सक्षम रहा है। तो मद्य निषेध का बात किया गया है अनुच्छेद 47 में।
अगर मद निषेध होगा तो क्या होगा, उसके बाद उस पर जो खर्च हो रहा था, जो खर्च आ रहा था, जो खर्च कर रहा था, वह पोषाहार और स्वास्थ्य, इसमें पोषाहार की बात की गई है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं की बात की गई है। तो अनुच्छेद 47 में क्या देखा हम लोगों ने, मद निषेध, यानी यह राज्य सरकार को प्रावधान दिया गया है कि वह क्या कर सकती है, इन सभी नशीले पदार्थों पर बंद करने का वह क्या कर सकती है, अपना डिसीजन ले सकती है। अगर वह नहीं लेती है तो बाद में धीरे धीरे जैसे वो सामर्थ्य होती है इस चीज को ले सकती है, और इसके बदले में जो खर्च आ रहा था वह पोषाहार और स्वास्थ्य पे वह खर्च कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अनुच्छेद 47 में क्या हुआ, मद निषेध हुआ। जैसे ही जो ग्रामीण व्यवस्था के लोग थे शराब पीते थे, जब शराब बंद हो गया तो क्या हो गया, सबका दिमाग खुलेगा। जैसे ही जो शराब पीते थे ग्रामीण लोग, ग्रामीण परिवार के, अब वो क्या करना लगे, शराब बंद हुआ तो दिमाग खुला तो वह कृषि करना स्टार्ट करेंगे, पशुपालन करना स्टार्ट करेंगे और दुधारू पशु। तो अनुच्छेद 47 में मद निषेध, तो 48 में उसका इफेक्ट क्या हुआ, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। तो इस प्रकार के वह क्या करने लगे, सुविधा दिया गया कि वह कृषि कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, खासकर दुधारू पशु की भी सुविधा की गई। वह खटाल वगैरह बहुत सारा आप देख रहे होंगे कि सरकार प्रोवाइड करवा रही है कि कुटीर उद्योग में चाहे दुधारू पशु हो गया, मतलब इस तरह के वह करवा रही है कि कोई भी लेकर वह खोल सकता है, यहाँ तक कि सब्सिडी भी दे रही है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 48 में। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा 47 48 में क्या है। 47 में है मद निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य की बात की गई है, और उसके बाद कृषि, पशुपालन और 48 में दुधारू पशु। उसके बाद क्या किया गया, जब मद निषेध हुआ तो लोग कृषि करना स्टार्ट करेंगे, पशुपालन पे आए, उसके बाद क्या करेंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। तो एक देखिए यहाँ पर लिखना भूल गए थे, अनुच्छेद 48 के क में, 48 के क में क्या क्या गया है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी यही लाया गया था, पर्यावरण से। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 39 के क में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बात की गई। तो आप किसको किसको एक साथ याद रखेंगे, 47, 48 और 48 के क। 47 में मद निषेध तथा पोषाहार और स्वास्थ्य की बात की गई है, और जैसे ही मद निषेध होगा तो लोग क्या करेंगे, 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु को करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 48 के क में फिर क्या किया गया है, जब कृषि पर आएंगे तो पर्यावरण का भी संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब उसके बाद ये तीन को एक साथ याद रखेंगे, 47, 48 और 48 के क। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 49, 50 और 51 क्या है देखेंगे हम लोग। 49 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और संस्थान का संरक्षण, यानी जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, ये सभी हैं, इन सभी को राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह इसका संरक्षण करे तथा उन संस्थानों को वह बनाए रखे। तो किसमें क्या गया, अनुच्छेद 49 में। तो ध्यान में रखेंगे 49 में क्या है, राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका, न्यायपालिका, 50 यानी 50-50 क्या हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कार्यकारिणी परिषद आते हैं वह क्या हो गया, कार्यपालिका। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी उसके न्यायाधीश है वह न्यायपालिका में आ गया। तो 50-50 का मतलब ही होता है 50-50, यानी दोनों को अलग कर दिया गया, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग रहेगा। अगर दोनों में हस्तक्षेप एक दूसरे पर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी क्या होगा, कहने का मतलब है अगर दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का साठगांठ रहेगा तो इसका बहुत भयावह परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसका जो राजनीतिक हैं वह अपना व्यक्तिगत हित के लिए इसका प्रयोग करना लगेंगे। इसलिए इसको क्या किया गया, दोनों को अलग अलग रखा गया है, राजनीतिक को अलग रखा गया है, कार्यपालिका को अलग रखा गया है और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो किसमें है, अनुच्छेद 50। तो 50-50 से याद रहेगा 50-50 किया गया, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 51 में है कि आंतरिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिव्यक्ति। आप सभी कुछ कर लिए, क्या कर लिए, बच्चों को बारे में पढ़ लिए, फिर अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ लिए, पर्यावरण के बारे में, कृषि के बारे में, सब कुछ के बारे में प्रावधान मिल गया। अब जो आया आखिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं अभिवृद्धि की बात की गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये तीन को क्या करेंगे, एक साथ याद रखेंगे। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक,
और संस्थान का संरक्षण 50 में क्या किया गया है, 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया गया और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अभिवृद्धि की बात की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो आप क्या करिए, मतलब खंड बनाकर याद करिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और जिनको याद नहीं हुआ है वह 1 से 2 बार देख लेंगे और पेन डाउन कर लेंगे, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और उसके बाद क्या है, अब इनसे संबंधित कुछ और भी हैं जो हम लोग देखेंगे कि 1-2 बाद आया था, उसमें क्या क्या हुआ था उसको देखेंगे। एक है केशवानंद भारती। जो केशवानंद था केस, वह 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बाद आया था। इसमें क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार ये दोनों जब आपस में विचार जब टकराया तो क्या हो गया, जब यह न्यायालय में गया तो इस न्यायालय में जब गया तो यहाँ पर जो डिसीजन आया उसमें यह कहा गया, क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। यानी जब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों का आपस में टकराव होता है, दोनों का जब विचार टकराता है, तो कहने का मतलब इसमें क्या किया गया, जो मौलिक अधिकार है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया और बोला गया कि जब क्या हो, मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व जब आपस में क्या करते हो, टकराव उत्पन्न होता है, तो उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व को नीचे रखा जाएगा और पहले मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता दी जाएगी, यानी वह प्रभावी रहेगा। तो केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था उसे में मौलिक अधिकार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें क्या हो गया, इसमें मौलिक अधिकार को न सर्वश्रेष्ठ बताकर इसमें किसकी प्रधानता दी गई, नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता दी गई। किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता दी गई और मौलिक अधिकार को नीचे रखा गया। तो इस तरह से जो मामला आ रहा था कभी मौलिक अधिकार, कभी नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद एक और बात होता है, वह होता है मिनर्वा मिल्स 1980 ईस्वी में। ये जो मिनर्वा मिल्स 1980 ईस्वी में होता है, इसमें क्या किया जाता है, दोनों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को, दोनों को समान बताया जाता है कि दोनों अपने अपने स्तर पर समान हैं। और दोनों को किस लिए लाया गया, दोनों को लोगों के कल्याणकारी के लिए लाया गया है, यानी लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो मिनर्वा मिल्स जो 1980 ईस्वी में हुआ था मामला, इसमें क्या किया गया, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों को संतुलन बोला गया, दोनों को समान बताया गया। तो इस तरह से आज हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़े, जो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, और एक चार्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आप याद रखें कि आपको याद हो जाए। तो आशा करते हैं यह आपको जो बताया गया समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा, और जिन्हें याद नहीं हुआ वो 1-2 बार लिखे, पेन डाउन करें, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इस हमारे वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, जो आपके मित्र हैं अपने मित्र से साझा करें, तथा उसे हमारे और आपके जो चैनल लर्न डिप है उसके साथ बने रहें और जुड़े रहें, और हम और आप दोनों मिलकर कामयाबी की ओर बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।